नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखरवाल। आज का ब्लॉग मैं एक प्रश्न से शुरू करना चाहता हूँ। क्या मनी ट्रेल मामले में, जो कि दिल्ली आबकारी विभाग से जुड़ा हुआ है, भारतीय जनता पार्टी पर मुकदमा चलाया जाएगा या लाभार्थी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा पर ईडी कार्रवाई करेगी? ये प्रश्न इसलिए वाजिब है कि जब आप आम आदमी पार्टी पर केवल जो आपका मुलजिम था, जिसे आपने शराब घोटाले में मुख्य अभियुक्त बनाया था, उसके बयान के आधार पर जब आप पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और दिल्ली के सिटिंग मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जब जेल भेज सकते हैं मात्र बिना कोई सबूत की, केवल उसके बयान के आधार पर, तो अब आपको जब ईडी के हाथ में ऐसा एक रिकॉर्ड आ गया है जो कि एसबीआई ने ही सौंपा है, जिसके तहत कि शराब कांड के मुख्य आरोपी शरद चंद्र रेड्डी की कंपनी ने 55 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी को चुनावी चंदे के रूप में दिया। उस चंदे को भारतीय जनता पार्टी ने भुना भी लिया। ये दिल्ली शराब का कांड कई राज्यों तक बढ़ता हुआ चला गया। इसी मामले में तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव की बेटी के कप्ता भी जेल में है और जो लोग पहले मुख्य आरोपी बता के बंद किए गए थे, वे आरोपी अब सरकारी गवाह बनकर ईडी के अनुसार, यानी कि सरकार के अनुसार, अपने बयानों को बदल रहे हैं और उसके सहारे अब राजनीतिक लोगों के ऊपर कार्रवाई की जा रही है। मात्र 100 करोड़ के मनी ट्रेल, बाद में 300 करोड़ से ज़्यादा के मनी ट्रेल का दावा करने वाले ईडी आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया के यहाँ छापे में ना तो कोई राश बरामद कर पाई और ना कोई ऐसा पता कर पाई कि शराब घोटाले में कोई देन लेन हुआ है और वो राश आम आदमी पार्टी के खाते में जमा हुई है। आप इस बात की जानकारी आपके पास है कि आप किस प्रकार से राजनीतिक पार्टियों को परेशान करते हैं, उनके खाता पर रोक लगाई जाती है ताकि वो चुनाव न लड़ पाएँ। उन्हें ईडी, सीबीआई और आईटी के जरिए इतना परेशान किया जाता है कि उनके दल में भी विभाजन हो, जैसा कि हम सभी लोगों ने महाराष्ट्र में देखा, जिसमें कि दो दल, शिवसेना और एनसीपी को तोड़ा गया और किस प्रकार चुनाव आयोग ने सत्ताधारी दल के प्रभाव में आकर हाल फिलहाल मान्यता भी दे दी। वो चुनाव आयोग जो विपक्षी दलों से
मिलने के लिए समय नहीं देता और वो मात्र कुछ महीनों में ही ये निर्णय ले लेता है कि ये दल आखिर है किसके साथ। खैर, इस मामले में हमारा ब्लॉग नहीं था। मेरा ब्लॉग मात्र इसमें है कि जो ईडी आम आदमी पार्टी में चुनाव चंदे की ट्रेल मिलने के बाद जो मौन धारण किए हैं, वो केवल मात्र एक अपराधी के इस बयान पर कार्रवाई करने के लिए कितने जल्दी तैयार हो जाती है कि उसने आम आदमी पार्टी को पैसे दिए थे और ये दावा भी करती है उसमें 100 करोड़ रुपया गोवा के चुनाव में लगाया गया। क्या शरद चंद्र रेड्डी के अरबिंदो फार्मा या उनके अन्य कंपनियों में क्या आम आदमी पार्टी को चंदा दिया? चंदा दिया तो वो किस रूप में था और वो रुपए क्या आम आदमी पार्टी के पास हैं या उन्होंने किस तरह से कहाँ खर्च किए हैं, इस बात की जानकारी ईडी के पास है? अगर नहीं है तो केवल बयान के आधार पर मेरे ख्याल से किसी राजनीतिक दल को खत्म करने की मंशा लोकतंत्र के लिए घातक ही होगी, क्योंकि ये कोई न कहे कि ये राजशाही है। इस समय लोकतंत्र है। जो सरकार आज सत्ता में है, हो सकता है कि वो कुछ दिनों बाद विपक्ष में बैठे। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन राजाओं की तरह आचरण करना और अपने विपक्ष में उठने वाली आवाज़ को नेस्त नाबूद करने के लिए इस स्तर तक जाना कि चाहे सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग करना पड़े या कुछ भी करना पड़े, आप किस प्रकार से ये इस बात के लिए वो तैयार होते हैं और किस प्रकार से आप दलों को तोड़कर वहाँ अपनी सत्ता बनाकर किस तरह से लोकतंत्र का अपहरण कर लेते हैं। जहाँ आप जीत नहीं पाते, जहाँ विपक्षी दलों की सरकार है, वहाँ राज्यपाल के जरिए सरकारों को परेशान करने की कोशिश की जाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय अगर कोई इस बात पर दिशा निर्देश देता है तो बहुमत के सहारे उस दिशा निर्देशों की अवहेलना की जाती है। निश्चित तौर पर ये सत्ताधारी दल का ये कदम उसी तरह का है जिस तरह की पूर्व में कांग्रेस ने आपातकाल थोप कर देश पर जिस तरह की गलती की थी, उसी तरह की गलती आज भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और निश्चित तौर पर ये गलती भविष्य में लोकतंत्र के लिए कितनी घातक होने वाली है, ये आगामी भविष्य में पूरे देश की जनता को देखना पड़ेगा और उन राजनीतिक दलों को भी भुगतना पड़ेगा जो कि ये सोच रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी या भारतीय जनता पार्टी को सहयोग देना और उससे अपना काम कराना कितना आसान होगा, क्योंकि कई दल ऐसे हैं जो गाहे बगाहे भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं, लेकिन वो उनके साथ गठबंधन में नहीं है। इसको लेकर जगन रेड्डी, नवीन पटनायक और बीआरएस का भी नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने कि तेलंगाना में अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी की मदद की, लेकिन जब वहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई तो उन्हीं चंद्रशेखर राव की बेटी को मोदी सरकार ने ईडी के जरिए जेल में भिजवा दिया। यहाँ प्रश्न फिर से ये उठता है कि क्या ईडी के सहारे जिस प्रकार वसूली का रैकेट चलाया गया
जिसको मेन मुलजिम बताया गया, उसने जब 55 करोड़ रुपया अपने कंपनियों के जरिए भारतीय जनता पार्टी के फंड में चुनावी धन के रूप में जमा किया तो उनको जमानत भी मिल गई। जिस जमानत को पाने के लिए मनीष सिसोदिया 13 महीने से जेल में एड़िया घिस रहे हैं। संजय सिंह को बेल नहीं मिल पा रही है और संभवतः अरविंद केजरीवाल को भी हाल फिलहाल में बेल मिलती नहीं दिख रही है। तो यहाँ जब कोई आपके पास सबूत नहीं है और आप ट्रायल भी नहीं करना चाहते, जैसे कि न्यायालय में मुकदमा आए, जांच के सहारे आप सालों मुकदमों को लटकाए रखना चाहते हैं, चाक विपक्षी दलों पर दबाव बना रहे और विपक्षी नेता सरकार और ईडी की आका के खिलाफ कोई बात न कर पाए। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।